कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्ते। सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपको अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक दिया जा चुका है, जिसमें एनसीईआरटी के 6 नंबर तक आपको प्रश्न समझाए गए। आज उसी के आगे क्रमानुसार हम आगे बढ़ेंगे, जिन्हें आपको अच्छे प्रकार से समझना है और उन्हें याद भी करना है। तो पहला प्रश्न था 7वां नंबर कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। फिर समझ लें, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, यानी ऐसे कार्य जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक को वेतन प्राप्त होता है, यानी धन प्राप्त होता है। डॉक्टर को वेतन प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये किसकी हैं? किसी कार्य करने के बदले में धन प्राप्त कराना, ये आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे हमारा निजी स्कूल है, सरकारी संस्थान है, जहाँ पर वस्तुओं को बेचा या खरीदा भी जाता है, यानी व्यापार भी है, जिसमें लाभ अर्जित होता है, धन प्राप्त होता है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, जबकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जा सकती है। इससे किसी भी देश का राष्ट्रीय विकास नहीं होता है। जैसे घर में माताएं दिन भर कोई ना कोई कार्य करती रहती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं प्राप्त होता है, लेकिन वे अपने बच्चों का लालन पालन, उनका भोजन, कपड़े या घर की साफ सफाई, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है, वो करती है। इससे ना तो परिवार का आर्थिक विकास होता है और ना ही राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं? गैर आर्थिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, महिलाएं क्यों कम वेतन के कार्यों में नियोजित हो जाती हैं? यानी उन्हें कम वेतन पर क्यों वो काम करने को तैयार हो जाती हैं? तो महिलाएं निम्न वेतन में कार्य करने के लिए नियोजित हो जाती हैं क्योंकि अधिकांश जो महिलाएं होती हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, अशिक्षित होती हैं, जिस कारण से उन्हें किसी भी कार्य को करने का प्रशिक्षण नहीं मिला होता है, अकुशल होती हैं और अधिक भारी काम वो नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थितियों में उन्हें कम वेतन पर काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरा, वे अधिक दूरी तक जाकर के कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का भी खतरा बना रहता है। समय से पहुंचना भी होता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, उनका भी लालन पालन की जिम्मेदारी माताओं पर ही होती है, उनका भी ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। इसीलिए वो कम वेतन पर काम करने के लिए राजी हो जाती है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द की आप किस प्रकार से व्याख्या करें? तो बेरोजगारी वह स्थिति है जहां कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक तो होता है, लेकिन उसे
अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी कार्य को नहीं कर पाता है ताकि उसका आर्थिक विकास हो सके और वह इधर उधर के कार्यों में लगा रहता है। तो ऐसी शब्दावली को हम क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। दूसरी बात यह भी होती है कि भारत देश में शिक्षा का भी वो स्तर नहीं आया है जिससे कार्य कुशलता की वृद्धि की जा सके। स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति नहीं आई है कि बीमारियों और महामारियों पर विजय प्राप्त की जा सके, जिस कारण से जब हम स्वस्थ नहीं होंगे तो निश्चित है कि हमें काम नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर पर लोग काम पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसी स्थितियों के लिए हम उन लोगों को हम बेरोजगार कहेंगे जिन्हें जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं और उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग बेरोजगार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें किसी भी कार्य को करने में यदि 4 मजदूरों की आवश्यकता है और वहां पर 8 मजदूर काम कर रहे हैं और उत्पादन में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यदि उन 4 लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 8 लोगों के समक्ष उत्पादन होता है, तो ऐसे जो 4 जो अतिरिक्त लोग हैं, जो छुपे हुए लोग हैं, ये प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाते हैं। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में हम देख लें कि एक कोई भूमि का टुकड़ा है, मतलब 2 बीघा 1 बीघा जितना हो, और उसमें पूरा घर भर खेती किसानी में लगा हुआ है। मान लो परिवार में 7 सदस्य, 7 लोग लगे और वहीं पर यदि 2 लोग भी उस कार्य को कर लें तो भूमि जो उत्पादन है वो उतना ही दे जितना 7 लोग कर रहे हैं। तो जो अतिरिक्त जो 5 लोग जो कार्य कर रहे हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाते हैं। अब मौसमी बेरोजगार किसे कहते हैं? सामान्यतः साल के कुछ वर्षों में कुछ लोगों को केवल काम मिल पाता है, बाकी दिनों वह बेरोजगार रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोग मौसमी बेरोजगार कहलाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बुआई और कटाई के समय जो श्रमिक हैं वो उनको काम मिल पाता है, या बरसात के समय में या जब कोई बिल्डिंग बन रही हो तो मजदूरी प्राप्त हो जाती है, लेकिन बाकी समय में वो खाली बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोग मौसमी बेरोजगार कहलाते हैं। शिक्षित बेरोजगार भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों? देखिए, शिक्षित बेरोजगारी का पहले तात्पर्य समझ लेते हैं कि ऐसे शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोग जो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी या जो डिग्री धारक होते हैं वो पढ़ लिख करके किसी भी प्रकार के रोजगार को नहीं प्राप्त कर पाते, जिस कारण से कुशल होने के बावजूद भी उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है, जो भारत के लिए एक अभिशाप बनता चला जा रहा है। वो एक समस्या बन गई है। उस समस्या के अनेक कारण हैं। देखिए, एक प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार उसमें थोड़ा सा ढीला ढवाली, भ्रष्टाचार, और इसके अलावा जो भी लोग बेरोजगार हैं वो तकनीकी तौर पर शिक्षा नहीं प्राप्त करते, यानी कोई तकनीकी ज्ञान उनके पास हो, चाहे वो रेडियो बनाना हो, टेलीविज़न बनाना हो, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत से हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, हार्डवेयर के भी काम हैं, बिल्डिंग निर्माण के भी कार्य हैं, मतलब उनमें जिस प्रकार की योग्यता है उनमें उस कार्य को करने के लिए उनके पास
प्रशिक्षण की आवश्यकता यदि हो जाए, उसके पास वो प्रशिक्षित हो जाए, तो छोटा बड़ा वो किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकने में समर्थ होंगे, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता भी आएगी और वे बेरोजगारी के दंश से बाहर भी आएंगे। अब सरकार सभी लोगों को सरकारी सेवा तो प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें योग्य बना करके उनके जीवन यापन को संभाल सकती है। ऐसी स्थितियों में सरकार से सभी लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। तो आज के लिए इतना वीडियो पर्याप्त है। नमस्ते।